हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इवोल्यूशन। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसका असर्शन दिया दैट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज ऑफ रिड्यूसिंग टाइप। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है। जब हमारा अर्थ इनिशियली अभी बन रहा था तो वहाँ पर क्या था ना, जो शुरू के जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पर कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं उसको, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था फ्री फॉर्म में, ऐसे O2 के फॉर्म में। इसीलिए रिड्यूसिंग टाइप का हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। रीजन वही दिया है दैट फर्स्ट हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड विथ ऑल ऑक्सीजन। क्या कह रहा है रीजन? रीजन यही कह रहा है कि जितने भी ऑक्सीजन थे वो फ्री फॉर्म में नहीं थे, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के H2O बना लिया था। H2O वाटर बना लिया था और ये वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था। तो इसीलिए जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं थी। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसका असर्शन दिया है दैट द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग वन दैट इज विदाउट ऑक्सीजन। तो यही पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया है दैट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग ओजोन। तो रीज़न जो है वो गलत है। सबसे पहली बात तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन ऐसे फ्री फॉर्म में था ही नहीं, वो O3 बना है, मतलब ओजोन बना है। तो रीज़न इसलिए गलत हो जाएगा। जब बाद में आगे चल के जो फोटो ऑटोट्रॉप आए, उन्होंने जब ऑक्सीजन रिलीज करने स्टार्ट किया तब जा करके ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन किया और ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था कि वो फॉर्म करे ओजोन को, वो वाटर के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना लिया था, ना कि ओजोन। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग ओजोन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका असर्शन दिया दैट लुइस पास्चर showed that in flask open to air new living organism appeared in the heat killed yeast culture। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था, जो लुइस पास्चर ने सोचा कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को उन्होंने डिस्कार्ड करने के लिए ये वाला स्वान नेक एक्सपेरिमेंट्स या फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, ईस्ट वाला जो एक ब्रॉथ लिया था, उसमें ईस्ट, शुगर और वाटर थे। तो प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क था, फ्लास्क में कोई गंदगी वगैरह नहीं थी। उन्होंने ब्रॉथ बनाया, फिर ब्रॉथ को हीट किल कर दिया ताकि उसके अंदर से जो भी कोई भी चांसेस है कि वहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म निकल जाए, उसको उन्होंने ना के बराबर कर दिया उन चांसेस को, उसको हीट किल कर दिया। लेकिन फिर क्या आपको देखने को मिला कि जो श्वान ने की तरह जो फ्लास्क था उसके अंदर कोई भी आपको लाइफ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यही इस श्वान ने को अगर काट दिया गया तो बाहर से एयर आया, एयर में तो बहुत सारी गंदगी प्रेजेंट होती है, एयर में प्लस माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। तो जब वो एंटर किया तो यहाँ पर इस वाली ईस्ट जो पहले हमने स्टरलाइज कर दिया था, उसको हीट किल कर दिया था, उसमें भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल गए। तो ऐसा क्यों हुआ? जब नेक को उसके काट दिया गया तो हवा आया, उसके साथ में माइक्रोब आया, तो ये लाइफ हमको देखने को मिल गया। लेकिन जो श्वान नेक के फॉर्म में था वहाँ पर यहीं पर रुक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो अंदर नहीं जाएगा तो कोई लाइफ वहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो हमारी लाइफ है वो कहाँ से आ रही है, कि ये कोई बायोजेनिस लाइफ जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो एयर प्लस माइक्रोब आया उसके अंदर लाइफ थी, जो कि फिर नए लाइफ को ओरिजिनेट किया जब इसके साथ मिला, ये इस ईस्ट कल्चर के साथ जब वो मिला। इसीलिए जो हमारा असर्शन है ये तो सही है कि लुइस पास्चर शोड दैट इन फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए थे इन द हीट किल्ड ईस्ट कल्चर, क्योंकि वो ओपन टू एयर था। असर्शन सही है। रीजन दिया दैट लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बिल्कुल जो रीजन ये भी सही है कि लाइफ कहाँ से आती है, पहले कोई लाइफ प्रेजेंट है तो उसी से एक नया लाइफ निकलता है। तो असर्शन से, रीजन से, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका असर्शन दिया दैट थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बुगनवेलिया एंड कुकुरबिता रिप्रेजेंट होमोलॉगी। तो होमोलॉगी क्या होती है ना, होमोलॉगी का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम ओरिजिन है, किसी चीज़ का ओरिजिन सेम है लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट है, तो उसको होमोलॉगी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो थॉर्न है, थॉर्न हमारे प्रेजेंट होता है बुगनवेलिया में, एंड जो टेंड्रिल है वो कुकुरबिता में प्रेजेंट होता है। जो थॉर्न होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, एंड कुकुरबिता जो होता है वो इसके जो टेंड्रिल है
है, ये टेंड्रिल इसको क्लाइंब करने में, नए नए जगहों पर फैलने में, इसको और एक्सप्लोर करने में ये टेंड्रिल जो होते हैं वो मदद करते हैं। तो इनका क्या हो गया, फंक्शन तो अलग है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो एक्सिलरी बर्ड में, जो एक्सिलरी पोजीशन में कुछ सूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं और वही मिल करके थॉर्न भी बनाता है और वही टेंड्रिल भी बनाता है। मतलब ओरिजिन सेम है सूट एपिकल मेरिस्टेम एक्सिलरी वाला, बट इनका फंक्शन डिफरेंट है। थॉर्न जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है एंड टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग का काम कर रहा है, इसलिए ये होमोलॉगी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया दैट होमोलॉगस ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शंस बट आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड ओरिजिन। तो जो रीजन है बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनका फंक्शन तो डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चरल उनका जो ओरिजिन है, वो जो स्ट्रक्चर बना है थॉर्न एंड टेंड्रिल, इसका जो ओरिजिन है सूट एपिकल मेरिस्टेम एक्सिलरी वाला, वो सेम होगा। मतलब ओरिजिन सेम होगा, यहाँ पे दिया है कि वो डिफरेंट है, इसीलिए रीजन विल बी फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन दिया दैट मॉथ लिविंग इन द इंडस्ट्रियल एरियाज बिकेम डार्क टू मैच बॉडी कलर टू द ट्री ट्रंक्स। तो जो असर्शन है वो गलत है। यहाँ पे कभी भी मॉथ जो है वो हो नहीं जाता है। यहाँ बोले इट बिकेम, मतलब कि अगर वाइट था मॉथ तो वो बिकेम हो गया, मतलब वो बन गया डार्क कलर मॉथ टू मैच द ट्री ट्रंक। ऐसा नहीं होता है। दो तरह के मॉथ देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक वाला और एक वाइट वाला। तो जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी नहीं हुआ था, पॉल्यूशन भी कम था, तो पॉल्यूशन जब कम था तो जो ट्री का ट्रंक था ना वो लाइट कलर का था, तो वहाँ पे दोनों तरह के मॉथ प्रेजेंट तो थे, एक डार्क वाला एक लाइट वाला। लेकिन क्योंकि ट्री का जो ट्रंक था वो लाइट कलर का था, तो जो वाइट वाला मॉथ था वो सर्वाइव अच्छे से कर गया, और जो ब्लैक वाले मॉथ थे वो कम सर्वाइव किए इस जगह पर, क्योंकि वो हाईलाइट हो रहे थे और जो चिड़िया आ रही थी वो खा ले रही थी इस ब्लैक वाले मॉथ को। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो जो पॉल्यूशन आया तो पॉल्यूशन की वजह से जो पेड़ का तना है, जो पेड़ है हमारा, वो डार्क कलर का उनका ट्रंक हो गया। तो जो डार्क कलर का ट्रंक होने के वजह से अब जो ब्लैक वाला मॉथ है ना वो छिप जा रहा था इन डार्क ट्रंक के ऊपर। तो ये जो ब्लैक कलर वाले मॉथ थे ये आराम से सर्वाइव कर गए इस इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद वाले समय में। तो यहाँ पे वाइट वाले मॉथ थे वो हाईलाइट हो रहे थे और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो बन गया डार्क मॉथ, मतलब यहाँ पे मॉथ जो है वो अपने आप को कलर ऑफ द बॉडी को चेंज कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सराउंडिंग के कलर के हिसाब से वो कुछ बच जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक वाला मॉथ सर्वाइव कर लिया, वाइट वाला सर्वाइव नहीं कर पाया। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्योंकि पोल्यूशन कम था तो लाइट कलर वाला जो हमारा मॉथ था, वाइट मॉथ, वो सर्वाइव किया अच्छे से, एंड कुछ ही मात्रा में आपके डार्क कलर वाले मॉथ सर्वाइव कर पाए थे। तो असर्शन जो है वो गलत है। रीजन है दैट स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज कवर्ड द ट्री ट्रंक्स मेकिंग देम अपीयर डार्क एंड हेल्प डार्क मॉथ टू एस्केप। तो जो ये रीज़न है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हुआ ना कि इंडस्ट्री से जब स्मोक आई तो ट्री के ट्रंक्स को कवर कर ली। अब ट्री के ट्रंक को कवर किया तो ट्रंक जो है वो डार्क कलर का हो गया, और इस डार्कनेस की वजह से जो हमारे मॉथ थे, डार्क कलर वाले मॉथ, वो आराम से स्केप कर गए। स्केप मतलब छिप पाए, वो लोग छिप लिए आराम से तो वो बच गए। वाइट वाले छिप नहीं पाए तो भाई अब गया वो काम से, वो मर गया। तो जो असर्शन है वो गलत है, रीज़न जो है बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन दिया दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है। ये बताता है कि जो इवोल्यूशन है ना, जो इवॉल्व हो रहा है ऑर्गेनिज्म और कोई भी चीज़, जो इवोल्यूशन है वो एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, वो डिटरमाइन नहीं है, वो फिक्स नहीं है कि इसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होगा आगे जा करके। तो असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीज़न दिया दैट इवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक process based on chance event in nature and chance mutation in the organisms। तो जो रीज़न है बिल्कुल सही है। इवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या? इवोल्यूशन डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। एक्चुअल में इवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो कि फिक्स नहीं है, ये किसी चांस इवेंट पर डिपेंड करेगा और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म जैसा था वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाए कि जो इवेंट्स जो है नेचर के अंदर, कुछ ऐसी आपदा आ जाए, कुछ ऐसा इवेंट हो जाए नेचर के अंदर कि बाय चांस उस ऑर्गेनिज्म को जो जैसा था उसे चेंज होकर के उसे दूसरे फॉर्म में अडेप्ट करने के लिए वो ऐसा चेंज हो जाए। तो जो इवोल्यूशन है इट इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। इनफैक्ट इट इज़
बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि वाई इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, बिकॉज इवोल्यूशन कैसा है, एक इवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका असर्शन दिया दैट डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड बीक्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है। गैलापागोस आइलैंड के ऊपर इनिशियली, मतलब सबसे पहले जो था, एक तरह की ही आपको ये फिंचेस देखने को मिलती थी जो सीड को खाती थी, एक ही तरह की। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से जब थोड़ा समय आगे बढ़ा तो उसी आइलैंड के ऊपर, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, वो जो फिंचेस थी, एक इनिशियली थी जो खा रही थी सीड को, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ये क्या हुए, इसी आइलैंड के अलग अलग जगह पर मूव कर गई। जो 4 अलग अलग फिंचेस थी, इनकी अलग अलग बीक्स थी, जो बीक जिससे ये खाना खाएंगी, ये बीक मॉडिफाई इनकी हो गई 4 अलग अलग फिंचेस में, एंड ये फिर अलग अलग चीज़ें खाने लगी, जैसे कुछ सीड खाने लगा, कोई कुछ इंसेक्टिवोरस फिंच बन गया, एंड कोई फ्रूट खाने लगा। ऐसे करके ये डिवाइड हो गई। तो जो वैरायटी ऑफ बीक्स थी इन फिंचेस की, जो डार्विन ने देखा गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जा करके, तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है कि डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड बीक्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। तो फूड उनकी कुछ अलग अलग खाने की, तो उसके हिसाब से उनके बीक्स जो है वो मॉडिफाई हो गए। तो असर्शन से रीजन दिया दैट अडैप्टिव रेडिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म। तो ये जो डार्विन के फिंचेस है, इसके साथ में जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे, प्लेसेंटल मैमल्स हो गए, ये सारे क्या है, अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। मतलब ये चीज़ें जो है एक ही जगह पर प्रेजेंट है। इनिशियली एक फॉर्म इसका प्रेजेंट था, जैसे फिंचेस की सीड ईटिंग वाली थी, लेकिन ये रेडिएट हो गई बाहर की तरफ। जो एक एरो बन रहा है यहाँ पे, ये रेडिएट हो गई फंक्शनल, इनके जो स्ट्रक्चर्स थे वो फंक्शन के हिसाब से कि जिसको कौन सा खाना खाना है, क्या खाना है, उस हिसाब से इनकी बीक जो है वो मॉडिफाई होगी फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म। तो इसको हम लोग अडैप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, और रीज़न भी सही है। एंड रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि ऐसे अलग अलग क्यों हमको बीक्स देखने को मिली थी अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसका असर्शन दिया दैट अडैप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। तो कोई पर्सन के अंदर कोई किसी एक इन्वायरमेंट से अडैप्ट करने की उनके अंदर जो एबिलिटी है, वो दूसरे जो उसका अगला जनरेशन होगा उसमें भी वो इनहेरिट होगी, वो अडैप्ट करने की एबिलिटी। ऐसा इवोल्यूशन के पीरियड में होता है। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। तो जो रीजन है बिल्कुल सही है। फिटनेस एक्चुअल में है क्या, कौन सा आदमी आज के ज़माने में, कौन सा पर्सन जो है वो फिट है, वो फिट उस बेसिस पे है कि वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा अडैप्ट करने की एबिलिटी होगी इन्वायरमेंट में, जो ठंडी में भी रह ले, जो ज़्यादा अगर गर्मी हो रही है तो उसमें भी रह ले, बारिश में भी रह ले, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अडैप्ट कर सकता है कि बाहरी इन्वायरमेंट जैसा चेंज हो रहा है उसमें अगर वो अडैप्ट कर गया, तो वही जो है वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और वही इंसान जो है वो फिट माना जाएगा। इसीलिए जो असर्शन है वो भी सही है, एंड जो रीज़न है बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसका असर्शन दिया दैट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द वेरिएशंस अकरिंग इन पॉपुलेशन एंड स्पीसीज ओवर अ नंबर ऑफ जेनरेशंस। तो जो असर्शन है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में दिया है, लेकिन जो असर्शन दिया है यहाँ पर वो गलत है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है वो वेरिएशंस को नहीं बताता है, वो इक्विलिब्रियम को बताता है कि अगर ये कंडीशंस अगर फिक्स रहती हैं तो कुछ लंबे समय तक एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है, क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील्स प्रेजेंट होते हैं जीन की फॉर्म, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रहेगी। मतलब कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा उसमें, कोई भी म्यूटेशन नहीं होगा, इवोल्यूशन उस पूरे पॉपुलेशन के अंदर नहीं होगा। तो वो बताता है, इक्विलिब्रियम को बताता है, वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। लेकिन इसमें असर्शन में क्या दिया है कि जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स
एक्सप्लेन्स द वेरिएशंस अकरिंग इन पॉपुलेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, असर्शन गलत है। रीजन दिया है दैट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो। तो जो रीज़न है ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है ये एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर एक्ट करता है। मतलब कोई एक लार्ज पॉपुलेशन अगर हम ले लें और उसमें रैंडम मेटिंग हो रही है, रैंडमली मेटिंग हो रही है और एक लार्ज पॉपुलेशन है और उसके अंदर अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है, जीन का माइग्रेशन नहीं हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन वाला जो फंडा था डार्विन ने जो दिया था वो अगर नहीं हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन अगर नहीं हो रहा है, तो वो जो पूरा पॉपुलेशन है वो एक इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है जो अलील की वो जो है वो सेम रहेगी थ्रू आउट, जो बहुत सारे जनरेशन्स तक वो सेम रहेंगी। अगर ये सारा चीज़ होगा, ये एक आइडियल चीज़ है, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो असर्शन है वो गलत है लेकिन रीज़न सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया है दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट रेफर्स टू चेंजेस इन द अलील फ्रीक्वेंसी अकरिंग बाय चांस। तो बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जीन का जो हो रहा है ड्रिफ्ट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली ये एक छोटे से पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है जहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं कि कोई एक सर्टेन चेंज आ जाता है, बाई चांस कोई एक चेंज आता है जिसके वजह से उस पॉपुलेशन में की जो फ्रीक्वेंसी होती है अलील की वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पॉपुलेशन है जिसके अंदर दो टाइप के इंडिविजुअल्स रहते हैं, एक ब्लैक आइज वाले और एक नॉर्मल भूरी भूरी आंखें वाले, कुछ ही लोग रहते हैं। अब क्या होता है ना कि अगर ये पॉपुलेशन कम हो जाती है, बाय चांस कोई चीज़ आता है, नेचुरल कैलेमिटी कोई आ गई या फिर कुछ हो गया, तो इसके अंदर अब क्या होता है ना, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो कम पीपल बचे थे, वो कम भूरी भूरी आंखें वाले जो लोग बचे हुए थे उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उनके अलील की फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी अब वो कम हो जाएगी। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, जिसके दो मेजर एग्जाम्पल है, बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। Reason दिया है that sampling errors often lead to the elimination of certain alleles and fixation of others, reducing genetic variability। तो यही मैं आपको समझा रही थी कि जैसे वही छोटे से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लैक आइज़ वाले हैं और कम मात्रा में कुछ ही लोग हैं जो भूरी आंखें वाले हैं, तो कोई अगर नेचुरल कैलेमिटी अगर आती है तो हाई चांस है कि ये भूरी आंख वाले जो लोग हैं वो मर जाएं, वो हट जाएं। तो इससे क्या हुआ कि एक जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी थी, एक भूरी आंख वाले लोग भी प्रेजेंट है, इस जीन की अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? एकदम से कम हो गई, रिड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी। या तो एकदम कम हो जाएगा इनका वेरिएशन या फिर ये पूरे के पूरे एलिमिनेट भी हो सकते हैं क्योंकि इनका पॉपुलेशन ही बहुत कम था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से भी देखें, अगर ये फाउंडर इफेक्ट देख लो, फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि छोटी सी पॉपुलेशन होती है और अपने आप ही इसमें से कुछ लोग जो होते हैं, उस छोटी सी पॉपुलेशन में से भी कुछ ही लोग जो होते हैं वो एक नए पॉपुलेशन को बनाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, वो किसी नए एरिया में जा कर के वो रहने लगते हैं। अब उनके अंदर जो भी जीन का अलील था, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे सारी भूरी आंखों वाले ने ये आइलैंड छोड़ करके वहाँ चले गए, दूसरे आइलैंड पे चले गए वो लोग रहने के लिए। तो अब क्या होगा कि उसमें जो नया पॉपुलेशन उसमें सिर्फ भूरी आंखें वाले ही रहेंगे और वही आगे प्रोजनी में भी अपने जनरेशन वाइज जनरेशन उसमें भूरी आंख वाले ही लोग अब मिलेंगे। तो उनके मूवमेंट से क्या हुआ? उनके मूवमेंट से ये हुआ कि ये एक जो जीन था, जो ये भूरी आंख वाला जीन था, जो अलील है ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब हर जनरेशन में आपको यही अलील देखने को मिलेंगी। तो यही रीज़न में दिया दैट सैम्पलिंग एरर्स जो होती हैं ऑफन लीड टू एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन अलील्स, या तो कुछ जो अलील्स थे वो एकदम ही एलिमिनेट हो जाए या कुछ हैं जो फिक्स हो सकती हैं ऑफ द अदर्स, रिड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो एक पॉपुलेशन के अंदर ये सारे लोग थे तो बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ जो अलग हो गए या कुछ मर गए नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, वहाँ पे क्या हुआ आपको देखने को मिला कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो थी वो कम हो जाती है। तो यही रीज़न में भी दिया है। सो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, रिलेट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसका असर्शन दिया दैट फाउंडर इफेक्ट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि फाउंडर इफेक्ट क्या था, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एक टाइप है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर वही मैंने बताया, भूरी आंख वाले अगर छोड़ एक नए आइलैंड के ऊपर जा करके अपना पॉपुलेशन वो लोग इंक्रीज कर लेते हैं तो वो भूरी आंख वाले ही एक अपना नया स्पीसीज बना लेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब कुछ जनरेशन के बाद आप देखोगे कि वहाँ पे सिर्फ भूरी आंख वाले लोग आपको मिलेंगे और वो एक अपना नया जनरेशन उन्होंने फाउंड किया। तो ये जो पुरानी
पुराने लोग ही थे जो यहाँ पर आए, लेकिन इन्होंने एक नए स्पीसीज़ को फाउंड आउट किया, इसलिए इसे हम फाउंडर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। असर्शन से ये रीजन दिया दैट फाउंडर्स कैरी ऑल द पेरेंटल जीन पूल टू अ न्यू लोकेशन। रीजन गलत है एकदम। जो फाउंडर्स होते हैं नए आइलैंड के ऊपर जा करके, उसके अंदर जो पेरेंटल जीन के थे वो कुछ ही भूरी आंख वाले ही गए वहाँ पर। सारे के सारे पेरेंटल जीन पूल ये थे, ये पूरा पॉपुलेशन आगे नहीं जाता है, नए आइलैंड पे नहीं जाता है, कुछ ही लोग उसके अंदर जाते हैं एंड एक नया पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि सारा पेरेंटल जीन पूल नहीं जाता है एक नए लोकेशन पर। असर्शन से ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसका क्वेश्चन दिया दैट डायरेक्शनल सिलेक्शन चेंजेस द पॉपुलेशन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में मॉथ का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ जिसको हमने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बोलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो दोनों में से मतलब वाइट मॉथ और डार्क मॉथ जो थे, उसमें से डार्क मॉथ ने ही सर्वाइव किया। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हुआ है कि एक ही डार्क कलर वाले मॉथ सर्वाइव किए। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है चेंज करेगा द पॉपुलेशन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। असर्शन सही है। रीजन दिया था डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर्स एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल्स। तो ये जो रीजन है ये गलत है। एवरेज साइज इंडिविजुअल फिर अलग कैटेगरी में आ जाएगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि एवरेज साइज के नहीं, दो चीज होंगी, अगर दोनों में से कोई एक फॉर्म जो होगा एक डायरेक्शन के अंदर सेलेक्ट होगा, वो जैसे व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ में से ब्लैक मॉथ वाला सेलेक्ट हुआ। तो जो रीजन है वो गलत है। असर्शन सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन दिया दैट होमो हैबिलिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है। होमो हैबिलिस को उनको हमने बोला फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, होमिनिड भी बोला था। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट। तो जो रीजन है ये बिल्कुल गलत है। होमो हैबिलिस प्रोबेबली नॉट एट मीट, वो मीट नहीं खाते थे। यहाँ पे रीजन दिया है कि प्रोबेबली एट मीट, इसलिए रीजन गलत हो जाएगा। असर्शन सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसका असर्शन दिया है दैट निएंडरथल मैन इज द इंटरमीडिएट बिटवीन रामापिथेकस एंड होमो इरेक्टस। तो आप इस फ्लो चार्ट से खुद डिसाइड करो कि क्या निएंडरथल मैन बीच में आता है इन दोनों रामापिथेकस एंड होमो इरेक्टस से। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए एंड देन रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन एंड देन होमो सैपियंस आए। तो यहाँ पे जो निएंडरथल मैन वो तो बीच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामापिथेकस एकदम ऊपर आ रहा है एंड निएंडरथल मैन के ऊपर ही होमो इरेक्टस भी आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में निएंडरथल मैन नहीं आते हैं। असर्शन जो है वो गलत है। रीजन दिया दैट निएंडरथल मैन विथ ब्रेन साइज ऑफ अबाउट 1400 cc यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। तो जो रीजन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे निएंडरथल मैन के बारे में बताया है, उनका जो ब्रेन का साइज था वो 1400 cc था, बिल्कुल सही है। जो निएंडरथल मैन थे वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ढकने के लिए हाइड्स को उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो रीजन जो है वो सही है, लेकिन असर्शन गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर चैप्टर इवोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा या मेरे से कहीं बोलने में मिस्टेक होगी या लिखने में, तो आप मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो येस, अपने मार्क्स आउट ऑफ 15 मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।